भारतीय संविधान शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस देश का लिखित संविधान है? तो आंसर हो जाएगा यूके। यूके ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तथा यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूएसए, पाकिस्तान एवं भारत के संविधान लिखित है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य राजनीतिक दलों द्वारा नामित। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का गठन जुलाई 1949 ईस्वी में किया गया। इसके कुल सदस्यों की संख्या 389 थे, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के विधानसभाओं से निर्वाचित, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। भारत के अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? आंसर 296। भारत के अंतकालीन संसद में 296 सदस्य थे। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 ईस्वी में हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन वर्ष 1921 ईस्वी में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक हाइट 1921 से 1925, जबकि इसके दूसरे अध्यक्ष स्वराज पार्टी के विठल भाई पटेल 24 अगस्त 1925 से अप्रैल 1930। भारत के संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। भारत के संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी का अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना का विचार नहीं करता है, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो ये हो जाएगा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना विचार नहीं करती, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करती है, क्योंकि यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, भाईचारा के विचारधारा से ओतप्रोत है। स्वतंत्रवाद किसका घोतक है? तो आंसर हो जाएगा सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का। स्वतंत्रवाद या उदारवाद लिबरलिज्म स्वतंत्रता एवं समानता के विचारों पर आधारित एक राजनीतिक दर्शन है। इसके विस्तृत अर्थ में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो आंसर ए प्रस्तावना। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेश की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य एवं उसका लक्ष्य एवं दर्शन प्रकट होता है। संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया? आंसर सी, एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। दायित्व है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो आंसर हो जाएगा जनता का प्रभुत्व। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ एक ऐसी शासन पद्धति से है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के
माध्यम से शासन करती है। ऐसी शासन व्यवस्था में जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने तथा समय समय पर परिवर्तित करने का अधिकार होता है। इस शासन प्रणाली का विकास सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधार पर हुआ। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित किया गया तथा संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू कर दिया गया, जबकि शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? आंसर 1 बार। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में संशोधन 1 बार 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। इसके द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? आंसर हो जाएगा डी, संघीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, परंतु अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत के राज्यों का संघ घोषित किया गया। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है वयस्क मताधिकार का। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, भ्रातृत्व एवं प्रतिष्ठा की समानता का तो उल्लेख है, परंतु वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं। संविधान के अनुच्छेद 324 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का होना उल्लेखित है। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव एवं आदर्श पर प्रतिबिंबित होते हैं। तो उद्देशिका में, भारतीय संविधान के उद्देशिका में संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। यदि संविधान के किसी मंतव्य का स्पष्टीकरण नहीं हो पाए तो उद्देशिका निर्णायक भूमिका का निर्वहन करते हुए मार्गदर्शन करती है। इन रुई बेरुबारी यूनियन 1960 मामले में कहा गया है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो आंसर हो जाएगा संविधान में कहीं नहीं। भारतीय संविधान में संघ, फेडरेशन शब्द के स्थान पर अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। भारत के संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान के सम्मिश्र संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? आंसर हो जाएगा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार यद्यपि संविधान की संरचना परिसंघात्मक है, किंतु यह परिसंघ इकाइयों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं तथा किसी भी संगठक इकाई को उसके अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। शक्तियों का विभाजन एवं स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो आंसर हो जाएगा सरकार की संघीय स्वरूप की। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का मूल तत्व है। यह विभाजन प्राय एक संविधान द्वारा किया जाता है जो देश की सर्वोच्च विधि होती है। चूंकि सरकारों की शक्तियों का विभाजन एक लिखित संविधान द्वारा होता है जिसे विभिन्न सरकारें एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें, इसके लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच विवादों का निष्पक्षता से निपटारा कर सके। भारत संघ में कितने राज्य हैं? आंसर हो जाएगा डी 29। लक्षद्वीप, मिनोकाय और अमिनदीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1973। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनदीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप वर्ष 1973 में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था। संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो आंसर जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। जम्मू और कश्मीर राज्य क्षेत्र है और इसे अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि भारत में 7 केंद्र संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप और पांडिचेरी पुडुचेरी है। 1956 में राज्य का पुनर्गठन करने से
14 राज्य तथा 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर तथा 6 संघ क्रमशः दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप बने। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के तहत मौलिक अधिकार है। विकल्प में दिए गए अन्य अधिकार राजनीतिक अधिकार में सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, 1976। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3/1/1977 से लागू भारतीय संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51 के ए जोड़कर भारतीय नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे जिनकी संख्या 46वें संविधान संशोधन 2002 के बाद 11 हुई। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के तृतीय वाचक की समाप्ति 26 नवंबर 1949 को हुई और इस तिथि को सभा के सभापति के हस्ताक्षर के साथ ही संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित किया गया था। इस तिथि से ही यद्यपि संविधान के नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू करा दिए गए, किंतु अंतिम रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। इस तिथि को ही उसके प्रारंभ होने का तारीख कहा गया। भारतीय संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। हमारे संविधान इतिहास में 26 नवंबर 1949 तक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन संविधान अंगीकार किया गया। संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ 26 नवंबर 1949 को। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सी, सर बी एन राव। भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राव। संविधान सभा के प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष तथा सर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो आंसर हो जाएगा बी एन राव। संघीय प्रकार के शासन की एक गंभीर दोष है, तो आंसर हो जाएगा पृथकता का खतरा। संघीय शासन में शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य बंटवारा होता है, जिसमें पृथकता का खतरा बना रहता है। इसके विपरीत एकात्मक शासन प्रणाली में अधिकांश शक्तियां केंद्रीकृत होने के कारण इसमें सुदृढ़ता तो बनी रहती है, परंतु इस स्थान पर स्थानीय हितों की उपेक्षा का आरोप लगता है। सरकार की निम्न प्रणालियों में किसे द्विसदनीय पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो आंसर हो जाएगा सी, संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली में केंद्रीय विधायिका 2 सदनों वाली होती है। यह निम्न सदन में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि उच्च सदन में प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए संघीय शासन प्रणाली में द्विसदनीय पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण है। लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण किसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है? आंसर हो जाएगा समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर एक पार्टी का शासन पर वर्चस्व होता है और सारी सेना सर्वहार के अधिनायकत्व के नाम पर सत्ताधारी पार्टी के केंद्रीय संगठन में केंद्रित रहती है। उदाहरण के लिए पूर्व सोवियत संघ, चीन, उत्तर कोरिया, क्यूबा आदि। निम्न में से कौन सा अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो आंसर लिखिएगा आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान का माना जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेद में संशोधन किया गया था। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। आंसर इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से संवैधानिक व्यवस्था से अपनाई गई है। दोहरी नागरिकता, संघीय सरकार।
संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता संघ एवं राज्य की हो सकती है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो आंसर 2। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यह प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक समाहित है। भारतीय संघवाद निकट है कनाडा के। भारतीय संघवाद सभा में अमेरिका या स्विट्जरलैंड को संघीय प्रणाली को न अपनाकर कनाडा के संघीय प्रणाली को अपनाया है। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय संघवाद कनाडा के निकट है। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो आंसर हो जाएगा कनाडा। भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना के किसके संविधान से ली गई है? तो आंसर कनाडा के संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक स्वरूप को अपनाया गया है। यद्यपि भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया, किंतु अमेरिका संविधान की भांति दोहरी नागरिकता को प्रावधान को देश हित में नहीं अपनाया गया। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। विधि की सर्वोच्च इंग्लैंड की संस्थाओं का प्रधान विशेषता है। विधि के शासन का सीधा अर्थ यह है कि इंग्लैंड में विधि का शासन है, न कि किसी व्यक्ति की निरंकुश इच्छा का। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी उच्च पद पर पदासीन क्यों न हो, विधि के नियंत्रण से मुक्त नहीं है। विधि की दृष्टि से सभी नागरिक समान है। भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है और वह संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हीं के नेतृत्व में अंतिम रूप से संविधान का प्रारूपण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति में गोपालाचारी अयंगर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान के प्रारूपण में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष तथा के. मुंशी, अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर, ए.एन. माधवराज, डी.पी. खेताना एवं गोपाल स्वामी अयंगर और मोहम्मद सादुल्ला सदस्य थे। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्होंने अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा संप्रभुता, भूभागीय अखंडता और शासन की संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षणों में संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली आदि शामिल है। इन्हें अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधित नहीं किया जा सकता। बोमई केस में उच्चतम न्यायालय में इन्हें संविधान के आधारभूत लक्षणों में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं के लिए ग्रहण की गई थी? आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, उपयुक्त सभी। यूएसए अमेरिका संविधान में भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, न्यायिक पूर्वावलोकन, राष्ट्रपति व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। हमारे संविधान के न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई? आंसर यूएसए। विश्व में सबसे बड़े संविधान किस देश का है? तो आंसर हो जाएगा भारत। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। इसमें मूलतः 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, वर्तमान में 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं। संघीय सूची में कितने मदे हैं? तो आंसर 97। विधायी विषयों की संविधान की 7वीं अनुसूची के 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। सूचियां एवं उनके विभाजित विषयों की संख्या इस प्रकार है: संघ सूची 97 विषय, राज्य सूची 66 विषय, समवर्ती सूची 47 विषय। संघ सूची में 2A, 92A, 92B के रूप में 3 अतिरिक्त विषय भी शामिल किए गए हैं, लेकिन सूचियों का अंतिम संख्या 97 ही है, ना कि 1000। किसी भी रूप में सूचियों की संख्या 99 नहीं हो सकती, जिसे संविधान का अनुच्छेद 370 संविधान का कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह
स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। संविधान के अनुच्छेद 9 में दिए गए नागरिक संबंधी उपबंध मात्र उन लोगों से संबंधित है जिन्होंने उसके प्रारंभ होने से पूर्व किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। संविधान लागू होने के उपरांत नागरिकता की प्राप्ति तथा समापन के संबंध में पूर्ण व्यवस्था नागरिकता अधिनियम में दी गई। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 के अनुसार इस देश की नागरिकता स्वीकार करने पर तथा धारा 10 के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा लोकहित में नागरिकता का समापन किया जा सकता है। स्थानीय सरकार आधार है लोकतंत्र का। स्थानीय सरकारों का आधार लोकतंत्र का होता है क्योंकि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों को सहभागिता आवश्यक होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वे 1000 गलतियां करें, उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय सरकारें का आधार है जाति व्यवस्था। स्वतंत्र भारत के संबंध में यह परिकल्पना की गई थी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में की स्थापना के बाद जाति व्यवस्था का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, किंतु स्वतंत्रता के 6 दशक के बाद भी जाति व्यवस्था भारतीय राजनीति से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हुए है, जो लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत है। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? आंसर हो जाएगा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, उपयुक्त सभी। किसी भी देश में लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना के लिए उपयुक्त वर्णित विकल्पों में से सभी विकल्पों का तत्व आवश्यक होते हैं। भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डीपी खेताना। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य 6 सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के रूप में मुंशी मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र एवं डीपी खेताना। इनमें से बी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधव राव, डीपी खेताना की 1948 में मृत्यु के बाद टी कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए मतदाताओं को सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की? आंसर हो जाएगा एक्ट ऑफ 1909। मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए अलग मतदान सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश मालो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में की गई, जबकि वर्ष 1935 के अधिनियम द्वारा निर्वाचित प्रांतीय मंत्रिमंडलों के गवर्नर के अधीन रहते हुए स्वतंत्र प्रदान करने संबंधी प्रस्तावना स्वीकार किया गया। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरू की गई। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? आंसर गृह मंत्रालय द्वारा। भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के बाद में संशोधित द्वारा 5 आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, भारत द्वारा, किसी देश के अन्य भूभाग को सम्मिलित करके। मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स अमेरिकी संविधान से लिए गए थे। वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार वर्णित हैं। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के दोनों अधिकारों के अधीन आता है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? आंसर 5। आंसर हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। भारतीय संविधान के द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन
1979 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अब 6 मौलिक अधिकार है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा भाग 3। भारतीय संविधान के अध्याय 3 में भारतीय संविधान के अध्याय 3 भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत जनता को गारंटी मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जबकि भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं उसका राज्य, भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता तथा भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो आंसर हो जाएगा धारा 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के तहत देश का कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। यह व्यक्ति का मूल अधिकार है और इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से जाना जाता है। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आंसर हो जाएगा कोई उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। रीट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपना रीट जारी करने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस याचिका रीट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? तो आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा रीट। अधिकार परीक्षा रीट के तहत किसी भी कर्मचारी को अवैधानिक रूप से की जाने वाली कार्रवाई करने से न्यायालय द्वारा रोका जा सकता है। इस रीट के तहत न्यायालय द्वारा यह पूछा जाता है कि वह व्यक्ति किस प्रकार से वह कार्य कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो आंसर इसका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में उल्लेखित विभिन्न रीटों में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बुलवर्क है। यह रीट सरकारी व गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? तो आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध करने के विरुद्ध जारी की जाती है। निम्नलिखित में से रीट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है? सशरीर प्रस्तुत करो। आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करो। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? तो आंसर बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रीटों की अभिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के में 5 प्रकार की रीटें जारी करने की शक्ति है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पेक्षा, उत्प्रेषण। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीटें जारी की जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा 5। निम्न में कौन सा जोड़ा अनुकूलन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का समापन का प्रावधान है। परंतु विशेष परिस्थिति में राज्यों का सैन्य या शैक्षिक विशिष्टता में उपाधि देने का भी प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार 21 के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण, अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए स्थायी आवास या आश्रय प्राप्त करने के अधिकार के मौलिक अधिकार माना है। निम्न में कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है?
तो आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल था, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया तथा वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 के क के अधीन एक विधिक अधिकार है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो आंसर हो जाएगा इसका 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो बी मोरारजी देसाई सरकार। संपत्ति के अधिकार के मौलिक अधिकार को सूची से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1978 में हटा दिया गया था। उस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार के अस्तित्व में थी। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में समाविष्ट था। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान के मूल अधिकार में उल्लेखित संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय व आत्मा कहा था। यह अधिकार मूल अधिकारों के 5 प्रकार की रीट बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पिच्छा के माध्यम से लागू कराने की गारंटी प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय को इन रीटों को अनुच्छेद 32 के तहत जारी करने का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय इन रीटों को जारी कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय आत्मा कहा है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें बनाए रखता है, यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा लॉस्की का। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वो बनाए रखता है, यह कथन लॉस्की का है। लॉस्की के अधिकार में नैतिक और कानूनी दोनों अधिकार शामिल हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो आंसर हो जाएगा 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का अध्याय है। ये मौलिक अधिकार मूलतः 7 थे, परंतु संपत्ति का अधिकार के हटाने के बाद अब 6 है। मूल संविधान के भाग तथा ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो आंसर हो जाएगा भाषण स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों का विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्य, लोक व्यवस्थाओं बनाए रखने वाले बलों के सदस्य तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के इन अधिकारियों के मर्यादाओं का निर्धारण कर सकती है। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 3 के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो आंसर हो जाएगा धर्म। भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट की गए? 1976 में। भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य की सूची जोड़ी गई है। इनकी कुल संख्या मूलतः 10 थी। बाद में एक मूल कर्तव्य जुड़ने से इनकी संख्या अब 11 हो गई है। संविधान के 46वां संशोधन अधिनियम 2002
6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा के अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य। 11वां मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार को सीमा में ही हम अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, इसलिए कहा जा सकता है कि अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल हैं उन उदात्त आदेशों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में कुल 10, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्यों में को शामिल किया गया है। इसमें उन उदात्त आदर्श को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य शामिल है जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। ये मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के रूप में शामिल है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा 11। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो बी हो जाएगा अनुच्छेद 51 के क। मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसे सौंपी गई है? तो आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त डी हो जाएगा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संविधान में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को सौंपी गई है, जो कि इस संदर्भ में क्रमशः अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत अपने रीट अधिकारिता के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352 सदस्य के अधीन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो डी किसी भी दशा में। आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। मौलिक अधिकार को यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो आंसर हो जाएगा संसद। भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों पर यथोचित युक्तियुक्त निर्वर्धन या प्रतिबंध संसद द्वारा विधि बनाकर लगाए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार प्रावधान है? तो आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान में समता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य प्रावधानित है, जिसमें विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रावधानित है। नागरिकों और विदेशियों दोनों का प्राप्त है। तो विधि का अधिकार। भारत में विधि का अधिकार नागरिकों एवं विदेशियों को ही प्राप्त है। राजनीतिक एवं सिविल अधिकार जहाँ केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, वही काकपीय मौलिक अधिकार ही है, न कि नागरिकों एवं विदेशी दोनों को ही प्राप्त है। निम्नलिखित में से वह मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए अभिव्यक्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान में कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 में प्राप्त है। विकल्प डी में जो अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया वह अनुच्छेद 19 में वर्णित है। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार में किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया? तो आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया। अनुच्छेद 22 के अधीन संसद के निवारक निरोध को उपबंध करने वाला ऐसा कानून बनाने का अधिकार है, जिसके अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति के 3 महीने से अधिक नजरबंद किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन के सिद्धांत के विपरीत है? तो आंसर हो जाएगा विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा। विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा की व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को कानून के सामने समानता और कानून को समक्ष सुरक्षा की संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के अनुसार राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। स्पष्ट यह अनुच्छेद सभी
भारतीय नागरिकों एवं गैर नागरिक दोनों को कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 स्वतंत्रताओं को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों के कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। ये इस प्रकार की है: वाक की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन या सभा की स्वतंत्रता, संगम, संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अवैध विचरण की स्वतंत्रता, किसी धर्म विशेष के संबंध में करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति गारंटी दी गई थी अनुच्छेद 27 द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए अथवा संवर्धन के लिए करों की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई थी, अर्थात इसे इस उद्देश्य के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया? आंसर हो जाएगा 29। संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड 1 और 2 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हित की सुरक्षा पर विचार तथा प्रावधान किए गए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो आंसर हो जाएगा 17। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया तथा किसी भी रूप में उसे उपजी निर्योग्यता को लागू कराना अपराध माना गया है, जो विधि के अनुसार दंडनीय भी होगा। इस अनुच्छेद के अनुसरण में संसद को अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, अधिनियम 1976 में संसद के उपरांत यह अब सिविल अधिकार संशोधन अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो चुनाव लड़ने का अधिकार। चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार कानून के समता, समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है। चुनाव लड़ने तथा निर्वाचित होने का अधिकार वैधानिक अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो सी, हड़ताल का अधिकार। भारतीय संविधान में समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तथा धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के तहत मौलिक अधिकारों में शामिल है, जबकि हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं तो बी, विदेशियों को भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 35 में कतिपय मौलिक अधिकार यथा वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारियों का संरक्षण अनुच्छेद 19 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 आदि अधिकार भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो सूचना का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अन्य विकल्प में दिए गए अधिकार मूल अधिकार है। सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। हालांकि कुछ न्यायिक व्यवस्था में संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क के अंतर्गत सूचना के अधिकार को निहित माना गया है। बाद में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है? तो सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बाद में मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं। इसके तहत मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो प्राकृतिक अधिकार। भारत में वयस्क मताधिकार प्रणाली अपनाई गई है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। अनुकूल चंद प्रधान बदनाम भारत संघ के बाद 1997 में सर्वोच्च न्यायालय में मतदान कराने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बल्कि विधान द्वारा अध्यारोपित सीमाओं के अधीन वैधानिक अधिकार माना है। मत देने के अधिकार को राजनीतिक अधिकार भी माना जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग वयस्क मतदाता द्वारा अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति हेतु किया जाता है।
निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। मूल अधिकारों से संबंधित मामला किसके कौन सा है? तो ये हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। दिए गए विकल्प में से गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों को संसद की संविधान संशोधन की शक्ति से ऊपर माना गया है। भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुसार हो जाएगा अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के विधि के समक्ष समता एवं समानता के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 13 व मूल अधिकारों से असंगत अथवा उनका अल्पीकरण। अनुच्छेद 15 से धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक विनियोजन के अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत का उल्लेख है। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत निजता का अधिकार आता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है। अनुच्छेद 14 से 18 समता अथवा समानता का अधिकार। अनुच्छेद 20-22 के स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25-28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29-30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? तो डी, सभी शिक्षकों का हक। भारतीय संविधान में सभी शिक्षकों का हक अधिकार की गारंटी नहीं देता है, जबकि संविधान के कुछ अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 41 के अंतर्गत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार और अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया। हालांकि अनुच्छेद 21A के तहत 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो आंसर हो जाएगा बी, मौलिक अधिकार।